नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलओसी पर कांपा पाकिस्तान, सेना ने घुसकर मारा खूंखारों को और ताबड़तोड़ चली गोलियां। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने 75 देशों के साथ मिलकर उठाया बड़ा कदम, थर थर कांप उठेंगे आतंकी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा का मिशन बंगाल, गृह मंत्री अमित शाह बोले 5 साल हमें मौका दीजिए, बनाएंगे सोनार बांग्ला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का चुनावी रण भी छिड़ चुका है और इसी के साथ एलओसी पर भी पाकिस्तान को कपा दिया है देश की सेना ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलओसी पर कांपा पाकिस्तान, सेना ने घुसकर मारा खूंखारों को, ताबड़तोड़ चली गोलियां। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में आज पंपोर में जारी मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल पर मौजूद एक और आतंकी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक की मौके पर मौत हो गई। हालातों को देखते सेना ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पंपोर के लालपोरा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम जब वहां पहुंची तो आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेना की मुठभेड़ शुरू हो गई। इससे पहले घाटी के पंपोर इलाके का भी इतिहास रहा है कि यहां पर मुठभेड़ लंबी चलती है। ऐसे में छिपे हुए आतंकियों की तरफ से टीम पर फायरिंग शुरू की गई, जिसकी गिरफ्त में आकर 2 नागरिक घायल हो गए। बताया जा रहा उनकी पहचान किफायत अहमद और अज्ञात के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान इनमें से एक ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। जानकारी देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है, जबकि दूसरे स्थानीय आतंकी ने सरेंडर कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके की कड़ी घेराबंदी कर रखी थी। सुबह सुबह गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने 75 देशों के साथ मिलकर उठाया ये बड़ा कदम, थर थर कांप उठेंगे आतंकी। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ शुरू की मुहिम में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को रोकने के उपाय के संबंध में पेश एक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। सभी मुल्कों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई जा रही मुहिम की सराहना भी की है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने दी। उन्होंने गुरुवार को ऐलान किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को रोकने के उपाय के संबंध में पेश एक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में और तेजी आएगी, साथ ही भविष्य में और भी ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है और इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आतंकवादियों तक सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पहुंच को रोकने संबंधी उपाय के प्रस्ताव का समर्थन 75 से ज्यादा देशों ने किया और इसे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में स्वीकार कर लिया गया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को सामूहिक विनाश वाले घातक हथियारों को प्राप्त करने से रोकने के उपाय के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर 75 से अधिक मुल्कों ने अपना समर्थन किया और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यहां पर यह भी बता दें कि भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। इसे रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है उसे उठाने से गुरेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वह इस बात को उजागर करने में हमेशा आगे रहा है कि वृहद स्तर पर विनाश वाले हथियारों की पहुंच आतंकवादियों तक होना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। दुनिया के कई बड़े देश भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। यही वजह है कि वे सब भी आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में भारत के साथ खड़े हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन बंगाल, गृह मंत्री अमित शाह बोले 5 साल हमें मौका दीजिए, बनाएंगे सोनार बंगला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं। राज्य में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। बंगाल दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले शाह ने शुक्रवार सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद शाह ने मटुआ समुदाय के सदस्य के घर पर खाना खाया। अलग अलग समुदायों से मिलने के बाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। शाह ने कहा, टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल के सीएम पिछले 10 वर्षों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, वादे पूरे नहीं हुए हैं और उम्मीद सत्ताधारी दल के खिलाफ गुस्से में तब्दील हो गई है।
अमित शाह ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी बार बार मौके दिए और 2 मौके ममता जी को दिए, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को दे दीजिए। हम 5 वर्ष के भीतर सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। कम्युनिस्ट शासन से त्रस्त होकर ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी गई थी, मगर आज माँ, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। बंगाल की जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण दिख रहा है। मैं जहां भी गया सैकड़ों लोग सड़कों पर आए थे। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल चुनावों पर इशारा करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि बंगाल का विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, टीएमसी और दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगले टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना है। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर टकराव से बढ़ा संघर्ष, नियंत्रण रेखा पर बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं, जनरल रावत। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर टकराव की वजह से वहां किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नियंत्रण रेखा में बदलाव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पीटीआई के मुताबिक रावत ने कहा, लद्दाख में भारतीय सैनिकों को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दुस्साहस की वजह से अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ा। हमारी पोजीशन पर कोई सवाल नहीं है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जनरल रावत ने नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित एक वेबिनार में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, भारत और चीन ने मई में शुरू हुए लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए 7 दौर की सैन्य वार्ता की है। यह गतिरोध जून में तब और बढ़ गया जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ शारीरिक संघर्ष में देश के 20 जवानों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगस्त में चीनी सैनिकों ने उन भारतीय सैनिकों पर हमले की कोशिश थी जो पैंगोंग त्सो झील के पास की ऊंची पहाड़ियों पर मुस्तैद थे। दशकों में पहली बार वहां हवाई गोलीबारी की गई थी। भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता पर जनरल रावत ने कहा, जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जाएगा, सुरक्षा चुनौतियां भी अनुपातिक रूप से बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रों पर प्रतिबंधों या निर्भरता के निरंतर खतरे से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें रणनीतिक स्वतंत्रता और निर्णायक सैन्य शक्ति के लिए वर्तमान और उभरती चुनौतियों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता के निर्माण में निवेश करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने किया जीत का दावा, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है चुनाव परिणाम पर फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव परिणाम पर अंतिम निर्णय ले सकता है। ट्रंप ने कहा, हम मानते हैं कि हम चुनाव को आसानी से जीतेंगे। हमारा मानना है कि चुनाव परिणाम के बारे में बहुत सारी याचिकाएं दायर की जाएंगी क्योंकि हमारे पास चुनाव में धांधली करने के लिए पर्याप्त सबूत है। शायद देश की सर्वोच्च अदालत इसका फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, अगर अवैध वोटों की गिनती की जाती है तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। डेमोक्रेटिक पार्टी अवैध मतों के जरिए चुनाव परिणाम को हमारे पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मैंने कई राज्यों को निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण माना है। हमने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनके चुनाव प्रचार पर्यवेक्षकों को परिणाम का विश्लेषण करने से रोका जा रहा है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जीत का दावा करते हुए कहा कि वह एरिजोना में भी जीतने जा रहे हैं। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेरिकी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जिसमें दोहराया गया है कि हर वोट कैसे गिना जाता है। बिडेन ने डेलावेयर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका में हर मतदाता भयभीत है। जिस तरह से इस देश के लोग वोट करते हैं, इसलिए हर वोट को गिना जाना चाहिए और ऐसा ही होगा। फॉक्स न्यूज ने बताया कि बिडेन ने 26,000 मतदाता वोट जीते। एक कठिन लड़ाई के बाद मिशिगन और वॉक्सिंगन प्रांतों में जीत के बाद उसे अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल 6 चुनावी वोटों की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर पाक पर बरसा भारत, कहा उजागर हुई इमरान सरकार की असलियत। जी हां दोस्तों, भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आज पाकिस्तान सरकार का आह्वान किया कि वह सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को वापस लें। विदेश मंत्रालय ने आज यहां एक बयान में कहा, हमने उन रिपोर्टों को देखा है जिनके अनुसार पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन एवं देखरेख का काम अल्पसंख्यक सिख समुदाय की संस्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से लेकर एक गैर सिख संस्था
कि वेकवी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों दिया जा रहा है। बयान में कहा गया, पाकिस्तान का यह एक तरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की भावना और सिख समुदाय के धार्मिक ख्यालों के विरुद्ध है। ऐसे कदम पाकिस्तानी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं कल्याण के लंबे चौड़े दावों की असलियत उजागर करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का आह्वान किया कि वह सिख समुदाय के अधिकारों के हनन करने वाले मनमाने फैसले को वापस ले। बयान में कहा गया कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंध संबंधी मामलों का प्रबंध करने का अधिकार सिख समुदाय का है। अत्याचार कर रही पाक सरकार इससे पहले भारत में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने का विरोध करते हुए आज कहा था कि इससे पता चल गया है कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्पीड़न एवं अत्याचार लगातार करती आ रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान का यह एक तरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की भावना और सिख समुदाय के धार्मिक ख्यालों के विरुद्ध है। ऐसे कदम पाकिस्तानी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं कल्याण के लंबे चौड़े दावों की असलियत उजागर करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत से टूटेगी चीन की कमर, बिजली के आयात पर ड्रैगन को लगेगा झटका। जी हां दोस्तों, भारत चीन समेत कई देशों से ऊर्जा और प्रसारण उपकरण आयात करता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आयात को कम करके देश में निर्माण करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय महत्वपूर्ण ऊर्जा और प्रसारण उपकरण बनाने के लिए पूरे देश में 3 विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्यिक खुफिया महानिदेशालय के अनुसार 2018-2019 में भारतीय बिजली क्षेत्र ने 71,000 करोड़ रुपए के उपकरणों का आयात किया, जिनमें से 21,235 करोड़ रुपए का आयात चीन से हुआ। हालांकि सरकार चीन से होने वाले आयात को नीचे धकेलने में कामयाब रही है, फिर भी यह मानते हुए कि संख्या कम है, इनमें से कई उपकरण भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से चीन से आत्मनिर्भर होने और आयात में कटौती करने के लिए मंत्रालय ने 2 सूचियां तैयार की हैं। पहली या अनिवार्य सूची में 239 वस्तुएं हैं जिनमें भारत के निर्माण की शून्य क्षमता है और इसलिए ऐसे विनिर्माण समय तक आने तक आयात पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरी या एम्बार्गो सूची में 95 वस्तुएं हैं जो भारत में निर्मित होने के बावजूद बिजली क्षेत्र द्वारा आयात की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी बिजली क्षेत्र की कंपनी, पीएसयू या निजी को एम्बार्गो सूची में आइटम आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये दोनों सूचियां आत्मनिर्भर भारत नीति के साथ संलग्न होगी, जबकि केंद्र राज्यों को अनिवार्य वस्तुओं के लिए निर्माण केंद्रों के लिए बोली लगाने के लिए कहेगा। यह 24/7 पानी, बिजली, सड़क और आम परीक्षण सुविधाओं सहित इन हब में आम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बजटीय अनुदान देने की योजना है। इन हब के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन बनाया जाएगा, जिसे अगले 3 से 4 वर्षों में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय ने पहले ही प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआई और बिजली क्षेत्र के संगठनों को न्यूनतम और घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं की जानकारी दे दी है। मंत्रालय ने आयातित बिजली उपकरणों के परीक्षण के लिए न केवल अपनी स्वयं की नामित प्रयोगशालाओं को तैयार करने का निर्णय लिया है, बल्कि अन्य देशों के लिए स्वयं के संदर्भ और प्रोटोकॉल भी तैयार किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आयातित उपकरण में मैलवेयर नहीं है जो उस देश द्वारा सक्रिय हो जाता है जहां उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के समय में निर्मित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जहां जहां बिजली उपकरण आयात किए गए थे, वहां से मालवेयर को सक्रिय करने के लिए साइबर हमले भारतीय पावर ग्रिड को पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने चुनाव को ही बता दिया फ्रॉड, समाचार चैनलों ने बीच में ही रोका प्रसारण। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में हार से कुछ ही कदम दूर खड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पोस्टल बैलेट और कुछ राज्यों में हुई धांधली के आरोपों के बीच चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप चुनावों को लेकर ऐसी एक टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के कई बड़े टीवी चैनलों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण बीच में ही रोक दिया। बाद में कई चैनलों ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह पूरे चुनावों के बारे में किसी को भी बिना सबूतों के झूठ फैलाने नहीं दिया जा सकता। अमेरिका के एक कई बड़ी टीवी चैनलों एबीसी, सीबीएस और एनबीसी ने ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज बीच में ही रोक दी और अपने दर्शकों से कहा कि राष्ट्रपति ने कई झूठे बयान दिए हैं। चैनलों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पोस्टल मतों को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी ठहरा रहे हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि ये मेरी और पूरी दुनिया की जंग है, ये मेरे या बाइडेन के चुनाव जीतने का मसला नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया ही आज सवालों के घेरे में है।
ट्रंप मतदान से पहले से ही अपने समर्थकों से कहते रहे हैं वो पोस्टल वोट ना डालें बल्कि खुद जाकर मतदान करें। वहीं जो बाइडेन ने अपने समर्थकों से कहा था वो कोरोना महामारी को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पोस्टल मतों से ही वोटिंग करें। ट्रंप ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार को तड़के एक बार फिर से बिना किसी प्रमाण के दावा किया कि वैध मतों की गिनती के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव में वही विजेता निकलेंगे। 2 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने फिर से ये शिकायत ऐसे समय की जब 2 महत्वपूर्ण राज्यों जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में पोस्टल मतों की जारी गिनती के साथ उनकी बढ़त घटती जा रही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते हुए शिकायत की कि अवैध मतों से उनके पक्ष में आए चुनाव परिणाम को चुराने की कोशिश की जा रही है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल उनके दावे का कोई जायज आधार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप जिन पोस्टल मतों की गिनती की ओर इशारा कर रहे हैं वो अवैध नहीं है। उनकी गिनती बाद में इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के कई राज्यों में यही प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने अमेरिका में हो रहे चुनाव को अच्छी तरह संपन्न हो रहा चुनाव बताया है। उधर ट्रंप के समर्थकों ने कई राज्यों में कानूनी लड़ाई के लिए करोड़ों डॉलर जुटाना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की जगह ग्रीन पटाखों की बिक्री, इनके धुएं से बीमार होने का खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, यदि पटाखे आग पकड़ते ही तेज आवाज के साथ धमाका करें और सामान्य से अधिक धुआं छोड़ें तो समझ जाएं यह चीन में बने हैं। भारत सरकार विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। जिला प्रशासन भी आदेश जारी कर चुका है। थोक व्यापारियों ने इसकी बिक्री बंद कर दी है। व्यापारी खुद ग्राहकों को बता रहे हैं कि चीन नहीं, भारत में बने ग्रीन पटाखे खरीदे। हलालपुर स्थित थोक पटाखा बाजार में 10 दुकानें हैं। आसपास के क्षेत्र में भी 6 दुकानें हैं। थोक पटाखा व्यापारी संघ ने पिछले साल ही चीन में बने पटाखों की बिक्री बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस साल तो बाजार में विदेशी पटाखे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फुटकर व्यापारियों के पास पुराने चीनी पटाखे हो सकते हैं। इसे देखते हुए थोक व्यापारी ग्राहकों को चीनी पटाखों के दुष्परिणाम से अवगत करवा रहे हैं। कम आवाज और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को ही ग्रीन पटाखे कहा जाता है। सन 2018 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने ग्रीन पटाखे बनाने की अनुशंसा की थी। पिछले साल से यह बाजार में आना शुरू हो गए थे। चीनी पटाखों की अपेक्षा इसमें से कम हानिकारक गैस निकलती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत में छिपी है चीन की हार, बढ़ेगी ड्रैगन की टेंशन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस, ताइवान और भारत को लेकर चीन पर जोरदार हमला बोला था। ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को चाइना वायरस बता दिया था। अब चुनावी नतीजों में जो बाइडेन जीत गई और बढ़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर चीन को लेकर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन चीनी ड्रैगन की टेंशन बढ़ने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जीत चाहे ट्रंप की हो या बाइडेन की, दोनों ही विस्तारवादी नीति अपनाने में लगे चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। ट्रंप के चीन को लेकर हमलावर होने के बाद बाइडेन ने भी चीन को सबक सिखाने का वादा किया है। चीनी मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ मैरियन स्मिथ ने कहा कि चीन आज अमेरिका के लिए सुरक्षा, आर्थिक और मूल्यों के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। मैरियन स्मिथ ने कहा कि बाइडेन का चीन पर काफी बोझ है। सीनेटर से लेकर उपराष्ट्रपति के अपने 45 साल के राजनीतिक कार्यकाल में जो बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया था। वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को अपना पुराना मित्र करार दिया था। इसके बाद भी बाइडेन चीन के प्रति सख्त रुख अपना सकते हैं। इससे पहले से चल रहा चीन के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बाइडेन की चीन नीति ट्रंप से काफी मिलती जुलती ही है। बाइडेन ने कहा है कि वह चीन पर आर्थिक दबाव बनाए रखेंगे। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि चीन के खिलाफ अभियान में वह वैश्विक समन्वय को ट्रंप से भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। जो बाइडेन ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर चीन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को नरसंहार करार दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी करार दिया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे संभालते हैं। यह निर्धारित करेगा कि हम प्रतियोगी हैं या हम ताकत का प्रयोग करने वाले अधिक गंभीर प्रतियोगी हैं। उन्होंने रूस को अमेरिकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। उधर अमेरिका के चुनावी नतीजों से टेंशन में आए चीन ने आशा जताई है कि चुनावी प्रक्रिया ठीक ढंग से और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। उसने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद के बाद भी सहयोग की संभावना बनी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ का चीन को जवाब, कहा अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा भारत का संकल्प। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का संकल्प रखता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर इससे समझौता नहीं करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध के 7 महीने होने पर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, एक तरफावाद और आक्रामकता के विरोध में रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ गतिरोध को शांति से सुलझाने की बात की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बातचीत के माध्यम से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है और सीमाओं पर शांति के रखरखाव के लिए किए गए विभिन्न समझौतों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित एक आभासी संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हालांकि भारत एक पक्षीयता और आक्रामकता के सामने अपने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 6 मई को गतिरोध शुरू हुआ और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच काफी हद तक संबंध तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों ने इस विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की एक श्रृंखला आयोजित की। हालांकि गतिरोध को समाप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली है। भारत और चीन के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 8वें दौर शुक्रवार को होने की संभावना है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सैन्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध को रोकने की क्षमता के माध्यम से ही शांति सुनिश्चित की जा सकती है। हमने क्षमता विकास और स्वदेशीकरण के जरिए निरोध बनाने का प्रयास किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।